गुड आफ्टरनून सुमित। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। गुड आफ्टरनून सुमित, कल्पना। गुड आफ्टरनून। यूपीएससी मोटिवेशन। ठीक है। हैप्पी होली सभी को। प्रणाम आशीष। जय हिंद कल्पना। अनवी जय हिंद। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी जानते हैं पर्यावरण और इकोलॉजी वाली टॉपिक हमारा चल रहा है और मैं आपको करा रहा हूँ इकोलॉजी। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छे से पढ़ लेना। यूपीएससी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आएंगे। ठीक है, पक्का आएंगे यहाँ से। गुड आफ्टरनून मनीष। तो देखो, मैंने कुछ मेन मेन पार्ट आपको बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब आप छोड़ दो। ठीक है, याद रखना। कई लोगों को लगता है बस ये पढ़ लो बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, गुड आफ्टरनून सोना। मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। यूपीएससी में यूपीएससी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैं जो आपको करा रहा हूं ना वो 20% बता रहा हूँ। 20% में से 80% क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस कितना? 20%। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 80%। और उस तरफ क्या है, दूसरी तरफ जैसे आप पढ़ रहे हो, वहां पर सिलेबस है 80% और क्वेश्चन आएंगे 20%। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करना चाहते हो। सारे बच्चे इसी में उलझे हुए हैं। वो कह रहे नहीं हम पढ़ेंगे तो 100% ही पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून जीत महल। अच्छा, निक्की नाम है आपका। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। मेरा जो टारगेट है वो ये वाला टारगेट है। आपको 20% मैं आपको पढ़ा दूं और लगभग आप 80% क्वेश्चन वहां से निकाल लो। 80 नहीं निकलेंगे यार, 70 निकल जाएंगे, 60 निकल जाएंगे, कुछ तो निकलेगा ना। ये पूरा पढ़ोगे तो आप से वैसे भी नहीं होगा। गुड आफ्टरनून रूबी। तो ये मेरा मेन मोटिव है कि आपको अच्छे से मैं ये सारी चीज़ें करा दूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ड्रीम गर्ल। अच्छा, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इससे पहले कि मैं सारे टॉपिक आपको करा चुका हूँ, जैव विविधता का जो संरक्षण है ये वाला टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बारे में पूरी डिटेल में फैक्ट वगैरह सब मैंने आपको करा दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी पूरी प्ले लिस्ट होगी बायोडाइवर्सिटी वाली, उसमें आप देख लेना। ये मैंने आपको करा दिया था। जैव विविधता के जो वन्य जीव है उनके लिए क्या खतरा है। उनके लिए दो खतरे थे, एक प्राकृतिक कारण था, एक मानव निर्मित। तो ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हमारा जो क्लास शुरू होती है वो यहाँ से, जैव विविधता को जो हानि होती है ना उसके क्या कारण है। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी में कुछ ना कुछ तो लॉस हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है ना, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। ये यूपीएससी मेंस का भी क्वेश्चन है, याद रखना। मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीटी में आपसे पूछता ही रहता है। आप देख लेना, पिछले साल में लगातार यहाँ से क्वेश्चन रहे हैं। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से रहे हैं। जिनको नहीं यकीन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो। आपको पीवाईक्यू में करा ही रहा हूँ, वहाँ आप देख लेना। तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, आपने हॉटस्पॉट के बारे में तो सुना होगा ना। अच्छा, हिस्ट्री के कोर एरिया के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री का आप बता दो। मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी कोर एरिया की। मेरी हेडिंग ही रहेगी कोर एरिया। तो उसको लेकर मैं लेकर आऊँगा आप सभी को। तो जल्दी मैंने प्लानिंग भी कर ली है, वो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बनवा रहा हूँ। और जैसे बन जाएगी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए कोर एरिया के नाम से। जैसे हिस्ट्री की कोर एरिया क्लास शुरू होगी, ऐसे ही सबकी। देखो, हॉटस्पॉट के बारे में आपने सबने सुना होगा, लेकिन हॉटस्पॉट क्या होता है इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा।
तो इसके बारे में बता दूं क्या होता है। ये महासागर के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके चारों ओर क्या होता है, वन्य जीव जो होते हैं ना, वन्य जीव आप समझ रहे हो, वन्य जीव प्राणी वगैरह, ये सब ये ज्योग्राफी के हिसाब से होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जातीय आवासों के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत संवेदनशील वाले हिस्से होते हैं और यहाँ पर हमेशा समस्या बनी रहती है। तो इसको बोलते हैं, और वर्तमान में 1% से भी कम महासागर संरक्षित है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना, इसमें बेसिक लिखे हुए हैं। हम चलते हैं अपने मेन में। ये देखा IUCN, इसको बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखते रहना, जब भी करंट में आएगा तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये वो वाला एरिया, लक्षद्वीप वाला एरिया, तो ये वाला पूरा का पूरा वो एरिया है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं, इसके बाद देखो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा, जैव विविधता को नुकसान करने वाले और परिणाम। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, एक आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। जो हम है वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह हमारी सभ्यता है। बहुत बढ़िया, चलो इसके बारे में बताते हैं। देखो जो हम है वो क्या है, हमारे संस्कार है ना, और जो हमारे पास है वो हमारी क्या है, सभ्यता। मैंने इसके बारे में शायद कल भी आपको बताया था, जैसे जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह ये क्या है, ये हमारी सभ्यता में काउंट होती है, लेकिन संस्कार क्या है, हमारे विचार वगैरह ये सब हमारे संस्कार में आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू कर दिया। दुनिया का इतिहास पूछता है कि रोम कहाँ है, यूनान कहाँ है, घर घर में शुमार चलाता है। हाँ, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन और भी कई कोड कर सकते हो। देखो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, सभ्यता शरीर है और संस्कृति क्या है, आत्मा, ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, ये एकदम मस्त लिखा हुआ है। देखो क्या होता है ना, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, परिवार से संबंधित बताऊंगा, क्योंकि परिवार से संबंधित चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। इस ऐसे के पर्पज से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ संस्कार की बात लिखी हुई है। अब इसको बहुत अच्छे से आप समझना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि अब इसको संस्कार, कई लोग इसको संस्कार समझ लेते हैं। जैसे किसी लड़की है, कोई लड़की है, अब उसकी शादी होती है ना, जब किसी लड़की की शादी होती है, भाई लड़का लड़की दोनों की शादी होती है, तो एक बात नोटिस करना। अच्छा ये बताओ, कितने लोग हैं मेरी क्लास में जो शादीशुदा है? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, कितने लोग हैं मेरी क्लास में जो शादीशुदा हैं? कोई बताएगा मुझे? लाइव रहना और रिकॉर्डेड देखने में बहुत अंतर होता है। कोशिश किया करो आप लोग लाइव रहें, ताकि मैं भी आप एक दूसरे को जान सकूं। नहीं तो आप रिकॉर्डेड देखते हो, मुझे पता ही नहीं लगता है कौन देख रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं। अच्छा, मेरी क्लास में कौन शादीशुदा है? अच्छा, UPSC ड्रीम गर्ल शादीशुदा है क्या? नहीं भाई, कई लोग हैं। हाँ, ये मिल गई, सोना मिल गई। सोना ने कहा मैं एंगेजमेंट हूँ। अब सोना मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ ये बात। अब देखो संस्कार वाली क्या बातें होती है, ध्यान से सुनना। अब सोना की मान लो शादी हो जाती है, अब सोना के ऊपर ही कह रहा हूं मैं। सोना की जिस दिन शादी होगी ना, इसकी भाभी, जो भी सोना की भाभी होगी, इसकी मम्मी, इसकी चाची, इसकी ताई, जितने भी लोग होंगे ना, वो सोना को एक बात जरूर सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, अभी बता देता हूँ। सोना, तेरी शादी होंगी और ससुराल वालों से दबना नहीं है तेरे को। ससुराल वालों से दब के बिल्कुल मत रहना, एक बार दब गई तो हमेशा दबती रहेगी। ये वाली बात आपको सब लोग कहेंगे। अब ससुराल जाने के बाद क्या होगा, अब इसके दिमाग में तो ये बात सेट हो गई, इसके दिमाग में, सोना के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि भाई मेरी मम्मी ने, मेरे घर वालों ने ये कहा है, एक बार दब गई तो हमेशा दबेगी। अब ये आक्रामक रूप तैयार कर लेगी ससुराल वाले पक्ष के लिए, है ना। अब ससुराल वाले की भी दिक्कत नहीं है, अब जो उनका लड़का है ना, ध्यान से सुनना, अब उनका लड़का, उनको भी यही बात सिखाई गई है कि बेटा अगर एक बार बहू से दब गया ना, जिंदगी भर दबा ही रहेगा। अब वो लड़का भी आक्रामक हो गया,
अब इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई आएगी, वो इससे नहीं दब रहा, वो इससे नहीं दब रहा ये बेचारे घर ही नहीं बसा पा रहे, है ना। यही होता है रियलिटी। अब लोग क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, अगर लड़की में कमी होगी तो लोग क्या कहेंगे, तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। अगर लड़का गलत होगा तो लड़के को भी यही कहेंगे, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ये क्या है, ये संस्कार, वो वाली संस्कार हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी दर आते रहते हैं। और लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ यही है। उन वो लोग ये नहीं समझाते कि भैया ये तेरा पति है, जिंदगी भर बुढ़ापे में भी अगर तेरे बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया ना, एक पति ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सास ससुर भी आए हैं चले जाएंगे, माँ बाप भी आए हैं चले जाएंगे, तुमसे तो पहले ही जाएंगे ना। एक बस पति ऐसा होगा जो जीवन भर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। उन्होंने तो पहले ही पिन मार दिए, है ना, समझ पा रहे हो ना। ये वाली बात देखो पुराने समय में चल जाती थी। आप लोग एकदम मस्त रहा करो, ठीक है ना, आपके जीवन में। देखो यूपीएससी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, आप समझ पा रहे हो। वो इतने हाई लेवल का एग्जाम है ना, तो आपको अपने परिवार से मजबूत होना पड़ेगा। यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो तो सबसे पहले आपकी जो फैमिली इशू है ना, उसको सोल्व करना पड़ेगा। तब जाके आप सेपरेट में यूपीएससी तैयार कर सकते हो। नहीं तो आधा दिमाग तो आपका घर में ही है आधा क्या, पूरा दिमाग आपका घर में है, तो यूपीएससी की तैयारी क्या करोगे। आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हो, है ना, यूपीएससी को क्या संभालोगे। गुड आफ्टरनून हर्ष। तो ये आपको लगते होंगे ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये मानसिक मुद्दे होते हैं। जब तक आप मानसिक तौर पे तैयार नहीं होगे, तब तक आप, पेपर तो दूर की बात है, आप अपने छोटे मोटा जो भी आप बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, उसमें भी आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपको हमेशा उलझने रहेगी, इरिटेशन रहेगी, है ना। तो पहले आप छोटी छोटी चीज़ों से सीखो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर अपने परिवार को मजबूत करो, तब जाके देश के बारे में सोचना, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना अच्छे से। और यही संस्कार वाली बात है जो हमारे क्या होता है, पीढ़ी दर हमें आता है। और सभ्यता क्या होती है, जो सभ्यता होती है, आप समझ रहे हो, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, वहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्या था, वो कैसे 90 डिग्री पे काटता था, ये सारी चीजें क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अच्छा मैं बढ़िया समझाता हूँ क्या। अच्छा गौतम, अच्छी बात है। देखो परिवार से मजबूत होना, सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। इतनी बड़ी तैयारी है, कभी होगा सिलेक्शन, है ना, नहीं भी हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद आपका परिवार मजबूत होना चाहिए। परिवार मजबूत है तो आप पूरी ताकत से अपनी पढ़ाई को पूरा 100% दे सकते हो। और परिवार मजबूत नहीं, आप भी मजबूत नहीं, फिर क्या होगा, कुछ नहीं, फिर तो आप टाइम पास कर रहे हो बस। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो इसने बिल्कुल बढ़िया लिखा हुआ, ये बहुत बढ़िया बात लिखी है। सभ्यता हमारा शरीर है और संस्कृति हमारी आत्मा है। बहुत बढ़िया। सभ्यता आपके भौतिक कन्वेंशन, भौतिक आप समझ रहे हो, भौतिक चीजें। नताशा शाह गुड आफ्टरनून। भौतिक चीजों का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीजें ये भौतिक चीजों में आती है। संस्कृति जो होती है आपकी बुद्धिमत्ता होती है। आप समझ रहे हो, संस्कृति यानी आपकी बुद्धि। आप समझ रहे हो, क्या आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या, है ना, है ना। तो इसको बोलते हैं बुद्धि। ये आपकी बुद्धि होती है। संस्कृति क्या है, एक तरह की बुद्धि है ना। उसमें किसी का भी बाहर का जोर नहीं चलता है। आप खुद इतने समझदार हो, आपको पता है किस समय में क्या डिसीजन लेना। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैंने 2-4 लाइनें पढ़ी है लेकिन बहुत शानदार लिखा हुआ है। बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या लिखा है, सभ्यता समय के साथ समाप्त हो जाती है। जैसे हमारा शरीर है ना, शरीर एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, है ना। गुड आफ्टरनून देवीश्री। शरीर जो है एक समय के बाद समाप्त होना तय है। शरीर समाप्त हो जाएगा ना, तो ऐसे ही सभ्यता बनती है, बिगड़ती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन संस्कृति नहीं बदलती है, संस्कृति चलती रहती है ना। कल्चर नहीं बदलता है, कल्चर जो है वो हमारा बना रहता है, और बदलता भी है तो थोड़ा बहुत बदलता है, और वो भी ना के बराबर। उसको हजारों साल लग जाते हैं बदलने में। हजारों में नहीं, कई। देखो महिलाओं को कमजोर माना गया, कब से माना गया, उत्तर वैदिक काल से, है ना। माना गया या नहीं माना गया,
महिलाओं का जो शोषण शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ, और जब से आज तक देख लो, आज तक शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। रामायण में आपने देखा ना, रामायण में क्या हुआ, सीता जी को ले जाता है रावण, वो क्या एक तरह की किडनैपिंग है ना, है या नहीं है। तो आज नहीं होती क्या महिला किडनैप, होती है ना। तो ये क्या है, महिला को लेकर जो आकर्षण है ना, ये आज का नहीं है, हाँ प्रत प्रधान है, ठीक है। तो संस्कृतियां नहीं बदलती है, उन वो मानसिक तौर पे महिलाओं को कमजोर मान लिया गया है। एक बात याद रखना, मैं आपको समझाता हूँ, महिला पैदा नहीं होती, महिला जो लड़कियां हैं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। आप समझ रहे हो, लड़कियां पैदा नहीं होती बल्कि उनको लड़कियां बना दिया जाता है। लड़के लड़के और लड़कियां समान होते हैं, जब इस धरती पे आते हैं उतना ही छोटा लड़का होता है, उतनी छोटी लड़कियां होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समाज में आती है, लड़कियों को ये डाल दिया जाता है तुम लड़कों से कमजोर हो है ना। उनका रहन सहन खान पीन, अब लड़कों के लिए तो आ रहे हैं वही शर्ट वगैरह आएगी, और लड़कियों के लिए फिरोक आएगी। सोचो, पैदा होते ही उनके अंतरों को बांट दिया गया है, लड़कों के नाम अलग, लड़कियों के नाम अलग। जैसे रोनित नाम है तो लड़का होगा, रोनिका होगी तो लड़की होगी, है ना। तो लड़का लड़की के नाम अलग अलग, पैदा होते ही उनमें अंतर कर दिया जाता है। सोचो, जो जन्म से, आप समझ रहे हो, जो जन्म से ही जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप सोच रहे हो भविष्य में बराबरी का दर्जा मिल पाएगा। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये लिखा है ना हजारों वर्ष पूर्व, तो ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है ना। तो इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये हमारे समाज में चल रहा है। जैसे कोई महिला गर्भवती होती है या भाई प्रेग्नेंट है, तो उसकी दीवारों में राधा जी की फोटो कोई नहीं लगाएगा, कृष्णा जी की फोटो, तुरंत पता लगते ही हाँ ये महिला गर्भवती है, तुरंत दीवार पे कृष्ण जी की फोटो लगा देते हैं। हमें तो कृष्ण जैसा लाल चाहिए, क्यों भाई राधा जैसी लाली क्यों नहीं चाहिए है ना। यही होता है ना, आपके घर में भी यही होता होगा, पक्की बात है। भाई हो सकता है कोई ज्यादा हो तो उनके ना होता होगा, सब घर में होता है। तो ये हजारों साल से चला आया आ रहा हमारा क्या है, कल्चर है, इसको नहीं बदल पाओगे आप, है ना। इसको नहीं बदल पाओगे, इसको बदलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो, सिंधु घाटी के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, लिपस्टिक वगैरह सब लिखा हुआ है, बहुत शानदार, देवी की पूजा के बारे में लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है। लेकिन जो स्टार्टिंग है ना वो बहुत गजब है, बहुत गजब है स्टार्टिंग। जब तो कह रहा हूँ यूपीएससी बहुत अलग एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको अपनी सोच को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रियांशु, अच्छा लिखा है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आप घूम गए हो इसमें, आपने इसको एक तरह से घुमा दिया है लास्ट में। शुरू में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था, बीच में आपने यहाँ पर इसको उलझा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा उलझा दिया है। बाकी सब अच्छा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उतनी स्पष्टता से नहीं लिखा हुआ है जितना स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ये बहुत गजब लिखा हुआ है, ये एकदम सुपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार लिखा हुआ है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। देखो, ये मुद्दा ऐसा था, मुझे सर हमारे यहाँ सुपर स्टार की फोटो लगाते हैं ताकि हमारा बच्चा सुपर स्टार पैदा हो है ना। राधे राधे। और फर्क कुछ नहीं पड़ता है, चाहे तुम राधा की फोटो डाल लो, चाहे भगवान कृष्ण की डाल लो, किसी की भी फोटो चिपका लो। अगर ऐसे होने लगा तो यार, मतलब कुछ भी ऐसे होने लगा तो पेट पे ही लगा के चलेंगे लोग उसमें कम से कम दूरी तो है, फोटो दीवार से दूरी तो है ना, पेट पे ही बांध लेंगे चलो भाई। तो ऐसा नहीं होता है, वो मानसिकता है, लोगों को ऐसा फील होता है तो लोग कर लेते हैं, है ना। गले में लॉकेट डाल के चलो, तो ऐसा होता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जैव विविधता के नुकसान और परिणाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देखो, सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक यूपीएससी को निकालना है ना, तो आपको अंदर से मजबूत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए इसको पढ़ते हैं, जैव विविधता के नुकसान और परिणाम। देखो, जैव विविधता के नुकसान के बारे में हमने पढ़ लिया, है ना, इससे क्या क्या नुकसान होगा, लेकिन इस नुकसान के जो परिणाम होंगे ना, वो हमारे ऊपर क्या पड़ेंगे,
अब जैव विविधता के नुकसान तो हम जानते हैं, जैव विविधता के नुकसान ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे हमारे ऊपर? परिणाम भी तो पड़ेंगे ना, इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा ना। तो वो क्या होगा वो हमें जानना पड़ेगा। जैसे खाद्य सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा देखो, जब जैव विविधता को नुकसान होगा ना तो सबसे बड़ा जो इशू हमारे सामने आएगा वो आएगा खाद्य सुरक्षा का। खाद्य सुरक्षा का आएगा या नहीं आएगा? यूपीएससी का 2020 या 21 का पेपर देखना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है जैव विविधता के परिणामों के ऊपर, डायरेक्ट पीटी में बता रहा हूं, पीटी में आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है पीटी में, या मेंस में आप देखेंगे, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। हाँ, फूड सिक्योरिटी बिल्कुल। तो जैव विविधता के नुकसान के कारण क्या होगा, जो हमारे परंपरागत जो एग्रीकल्चर है ना, जो हमारा फिशिंग वाला है उसमें बड़ी तेजी से गिरावट होगी, और वो गिरावट हमारे खाद्य संकट के रूप में सामने आ जाएगी। आप समझ रहे हो? आपको लगता होगा जैव विविधता कोई छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है, ये आपका फ्यूचर है। अभी आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि भविष्य में ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है आपके सामने, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जैव विविधता। अभी तो आप पढ़ रहे हो, मजे से पढ़ रहे हैं, पेपर में आएगा इसलिए पढ़ रहे हो, ये पेपर में नहीं आएगा, ये आपके जीवन है। आप समझ रहे हो? 2 4 10 साल बाद जैव विविधता का इतना खतरा हो जाएगा कि आपको फूड नहीं मिलेगा, आपको खाने को क्या खाओगे आप? मिलेगा ही नहीं आपको। पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, है ना। और ऊपर से आपने फर्टिलाइजर डाल डाल के पूरी जमीन को खराब कर दिया, ऊपर से पर्यावरण की मार, है ना। कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी चक्रवात आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना। तो उससे आपकी फसल वैसे ही नुकसान हो जाएगा। इसी को बोलते हैं खाद्य संकट। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सी लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मछलियां मरेगी। अब मछलियां मरेगी तो क्या होगा? समुद्र में क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैलेगी तो और मछलियां भी मरेगी। तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप उसको तो नहीं खा पाओगे ना। तो ये सारी समस्या केवल छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी तो आपको लग रहा होगा हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक नुकसान होगा या नहीं होगा? देखो, जब आर्थिक नुकसान होगा ना, केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता है। जैव विविधता से अगर कोई नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी यानी आर्थिक रूप से कोई नुकसान हो रहा है, तो आप बताओ, अभी आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जब आर्थिक नुकसान हो जाएगा फिर क्या होगा? जैव विविधता के हानि में पर्यटन, आप समझ रहे हो, पर्यटक उद्योग को बहुत नुकसान होगा, मत्स्य वगैरह ये सब जितने भी सेक्टर है ना, इन सबको नुकसान होगा। और जब इन सबको नुकसान होगा तो राजस्व यानी टैक्स कलेक्शन वगैरह ना के बराबर होगा। जब सरकार को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो वो आप लोगों के लिए सर्विस कैसे चलाएंगे? रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। रोजगार कहाँ से लेकर आओगे? आपको नहीं पता है क्या, जो टूरिज्म है वो कितना बड़ा औद्योगिक सेक्टर है एक तरह का। कोई व्यक्ति भारत में घूमने आ रहा है, वो होटल भी लेता है, ट्रेन से सफर भी करता है, हर जगह पैसे को खर्चता है ना, खाएगा भी, पिएगा भी, घूमेगा भी, फिरेगा भी, रिक्शे वाले को भी देगा, कोई चाय की ठेली है उस पर भी चाय पिएगा। हजारों लोगों को रोजगार देता है वो। उसी रोजगार से पूरा इकोनॉमिक साइकिल घूमता है या नहीं घूमता है? तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आर्थिक संकट होता है तो रोजगार का नुकसान होगा। तो ये मेन टॉपिक है, आप इनको समझना। ये मैंने छोटे छोटे लगाए हैं ताकि मैं आपको इसको बड़े अच्छे से समझा सकूं। आप ये मत सोचना कि ये छोटे से टॉपिक है, नहीं, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। केवल मैंने आपको समझाने के लिए 2 2 3 3 लाइनें इसमें रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो आक्रामक जाति हैं, अगला टॉपिक यही है मेरा। जितनी भी आक्रामक प्रजातियां हैं इनका प्रसार होगा, और इनका प्रसार होगा तो क्या होगा, जो हमारा संतुलन है, जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। वीनू, गुड आफ्टरनून। अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मल टॉपिक है, जब पेपर में आएगा ना यहाँ से क्वेश्चन, तब आपको मेरी एक एक बात मेरी दिमाग में आपके चल रही होगी। जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तब आप फटाक से इसको कर दोगे। अभी तो आपको लग रहा होगा नॉर्मल सा। देखो क्या होता है, जब प्रकृति में संतुलन बिगड़ता है तो ध्यान से सुनना, एक मेरी बात सुनो। जैसे कि इंडिया का टेम्परेचर, मान लो इंडिया का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री है। अगर ये टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाता है,
ध्यान से सुनना, 45 डिग्री हो जाता है। तो जो जीव 40 डिग्री पे पनपते हैं वही तो जीव 40 पे पनपेंगे, और जो जीव 45 पे पनपते हैं वो 45 पे ही तो पनपेंगे ना, मतलब जीवित रह पाएंगे। 45 से अगर 46 हो जाएगा वो मरना शुरू कर देंगे। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं ना। मच्छर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ध्यान से सुनना, ये एक मच्छर है, मच्छर यानी मॉस्किटो लिख देता हूँ। टेम्परेचर अगर कम होगा तो भी ये जीवित नहीं रह सकता। आपने देखा होगा ना, सर्दियों में मच्छर नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे ना। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो भी ये नहीं मिलेंगे। जब टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहता है, लगभग 25 से 35 डिग्री के आसपास रहता है, तो ये जीवित रहते हैं, है ना। अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो ये जलकर मर जाएंगे, और इससे नीचे हो जाएगा तो ठंड के मारे मर जाएंगे। तो ऐसे ये प्रजातियां होती है। क्या होगा जब 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो भारत में वो वाली जनजाति यानी वो वाले आक्रामक प्रजाति रहेंगी, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा जो आक्रामक प्रजाति है वो यहाँ पर हमला करना शुरू कर देगी। जो स्थानीय प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। ये पेड़ पौधे वगैरह सब में होता है, जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी, सब जगह होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जलवायु परिवर्तन के कारण और भी क्या क्या चीजें होती है वो भी देख लेते हैं। जैव विविधता को हानि होगी, बिल्कुल सही बात है। परिस्थिति तंत्र का लचीलापन कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण बहुत सारी समस्या आपके सामने बढ़ जाएगी, यानी क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने बन जाएगा। देखो मैंने दो टॉपिक आपको पर्यावरण में बताए, एक जैव विविधता और एक क्लाइमेट चेंज। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये दोनों मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है, तो आप तैयार रहना। बस दो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लो, जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज। पीटी के लिए बता रहा हूँ, पीटी के लिए अच्छे से पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है, अनुवांशिक जो विविधता है उसको नुकसान होगा। अभी अनुवांशिक के बारे में तो आप जानते हो ना, पीढ़ी जेनेटिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता रहता है वो। जैसे क्या होता है, कई लोग क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये, जैसे ये फेस है, कई लोग ऐसे ना उनके बाल ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, यहाँ से गंजे होते हैं ना। तो ये जेनेटिक इशू है। मानव में देखा गया है यहाँ से गंजे हो जाते हैं बेचारे, है ना, हो जाते हैं ना। तो यहाँ से वो लोग गंजे हो जाते हैं। तो जब यहाँ से वो गंजे होने लगते हैं, ये जेनेटिक इशू है। अगर आपके दादा परदादा फादर वगैरह, अभी पर्यावरण के कारण तो सभी हो रहे हैं, लड़कों में तो ये रहता ही है, लेकिन जो पीढ़ी दर चला आ रहा है ना, जैसे आपके घर में किसी को दिल की बीमारी है ना, आपके परिवार में आपको किसी को अटैक का इशू आता है, जैसे आपने देखा होगा ना आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक का इशू है, तो परिवार में सभी लोगों को वो बीमारी आ जाती है। वो धीरे धीरे पीढ़ी दर क्या, वो जेनेटिक इशू बन जाता है, फिर वो जीन्स में आपके लगातार बने रहते हैं। ऐसे ही अन्य जो प्रजाति होती है, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी, उनमें भी जो जैव विविधता के कारण है वो बीमारियां बन जाती है, वो लगातार बनती रहेगी, और वो फिर क्या हो जाएगी, एक तरह से जेनेटिक हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं भाई, वो इशू है, पर्यावरण का इशू है। ये भी बालों का उड़ जाना ये पर्यावरण का इशू है। लड़के को उड़ जाए तो कोई बात नहीं, लड़की के दो चार बाल भी टूट जाए ना नहाते हुए, वो बेचारी रोना शुरू कर देती है, फिर कहेगी विटामिन ई के कैप्सूल लाओ, है ना, ये वाले कैप्सूल लाओ, वो वाले खाओ, ये करो वो करो, है ना, मुल्तानी मिट्टी से धो लो, शैम्पू बदल लो। तो बहुत सारे झंझट लड़कों में, उड़ेंगे उड़ जाएंगे, क्या हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो ये सब तो हमने जान लिया ना, ये सब तो हमने जान लिया जेनेटिक होता है। अब देखो संक्रमण जो रोग होता है ना, रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अब देखो इससे क्या होगा, आपको लग रहा होगा जैव विविधता एक छोटा सा टॉपिक है, नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना, जो जीव 40 सेंटीग्रेड पे पनपेगा, अगर वहां का टेम्परेचर 45 हो जाएगा तो अन्य जीव पनपने लगेंगे ना वहां पर, उनका जीवन हो जाएगा ना। तो इनसे क्या होता है, जो रोग होते हैं ना, रोग फैलने की क्या होती है, तादाद बढ़ जाती है। देखो मच्छर का पनपना कोई सामान्य घटना नहीं है। मच्छर से आपको पता है ना डेंगू भी होता है। रोग ही तो है ना, मच्छर बीमारियां ही तो फैला रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। लेकिन मच्छर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है पर्यावरण में, वो आपको बता दूंगा मैं अच्छे से। पर्यावरण में जो भी लोग
यहाँ उपस्थित है, जीव जंतु वगैरह, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाले रोग पैदा हो जाएंगे। जैसे किसी जानवर को कोई रोग है, वो हमारे में फैल जाएगा, फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो ये वाला इशू बना रहेगा। ये कह रहा है बीमारियां फैल जाएगी, है ना। जैव विविधता को अगर नुकसान होता है तो नुकसान तो होगा ही होगा, उसके बाद क्या होगा, बीमारियां फैल जाएगी और वो बीमारियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब आगे चलते हैं, लचीलापन, अनुकूलन क्षमता का नुकसान। तो यही सब है। इसमें भी पर्यावरण बदलने से, प्राकृतिक नेचर बदलने से क्या होगा, ये सारी समस्या आपके सामने बन जाएगी। ये परिणाम है। सामाजिक राजनीतिक संघर्ष। तो अब क्या होगा, देखो जैव विविधता में आप सभी जानते हैं फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ, बहुत सारे इश्यूज होंगे। अब जब इतने इश्यूज होंगे तो क्या होगा, समाज में जो क्या होगा, संघर्ष पैदा हो जाएगा। मान लो 1 किलो आटा है, ध्यान से सुनना, 1 किलो आटा है। अब भाई आपके बच्चे भी खाएंगे, उसके बच्चे भी खाएंगे, उसके बच्चे भी खाएंगे, उसके बच्चे भी खाएंगे, लेकिन आटा तो 1 ही किलो है ना। आप समझ रहे हो, जमीन तो इतनी सी है, इसमें अनाज उगेगा केवल 10 लोगों का और जनसंख्या है 20 लोगों की, तो कहाँ से पूर्ति होगी? समाज में फिर समस्या तो बढ़ जाएगी ना। आप समझ रहे हो? तो ये वाला जो इशू है ना, ये समाज में क्या है, बना रहता है। समाज में क्या लगातार बना रहता है और आगे आगे जैसे समस्या बढ़ती रहेगी तो समाज में क्या होगा, संघर्ष होगा, पॉलिटिकल संघर्ष भी होगा, हर तरह का संघर्ष होगा, है ना। फ्री की रेवड़ियां बढ़ने लगेगी, लिखा है ना, राजनीतिक संघर्ष। समझ पा रहे हो ना? तो ये सारे संघर्ष समुदाय के बीच में लगातार बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, मानव के संसाधनों के बीच में तनाव होगा। तनाव, आप समझ रहे हो? फिर आपस में तनाव होना शुरू हो जाएगा, जिससे सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिरता बनी हुई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े इशू हैं, इसको आप अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, बाधित परिस्थिति प्रक्रिया, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें वही है, जैव विविधता को नुकसान होगा, जो शिकारी शिकार करते हैं उनको नुकसान होगा, है ना, एनर्जी पर इशू आएगा। ये सारे इशू वही हैं जो बेसिक में आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं आंसर की तरफ, एक और आंसर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ऐसे आपको दिया था वो और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना, जैव विविधता के नुकसान के जो परिणाम है हम उसको जान रहे हैं। नुकसान तो हमें पता है, नुकसान तो हमें पता है, जैव विविधता को अगर नुकसान होगा वो तो हम जानते हैं क्या क्या नुकसान है, लेकिन उस नुकसान के क्या परिणाम होंगे भविष्य में वो हमने आज पढ़ा है। फ्यूचर में हमें क्या नुकसान होंगे, आप समझ रहे हो? जैसे ये बीमारी है, ये बीमारी कहाँ गई भाई, संक्रमण रोगों की क्या होगी, संख्या बढ़ जाएगी। अभी कोविड आया ना, कोविड क्या था आप बताइए, कोविड क्या था आप बताइए? था ना संक्रमण रोग, फैल रहा था ना एक दूसरे से, बताइए। फ्लू वाली जो बीमारी है आपने देखा होगा, वो भी फैलती है ना एक दूसरे से। टीबी क्या है, टीबी भी तो फैल रहा है ना एक दूसरे से। तो ये सब बीमारियां बड़ी तेजी से फैलेगी समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आंसर देख लेते हैं। अच्छा, ये 2 बार लगा दिया क्या मैंने प्रियांशु? ये वही नहीं, ये दूसरा। चलिए ये दूसरा आंसर है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें सही हैं। ये देखो समाज, देखो आपको लग रहा होगा मैं सामाजिक टॉपिक आपको डिस्कस करता हूँ, है ना, क्यों करता हूँ? आप इसको पढ़ के देखो ना, समाज आप देख रहे हो ना, ऐसे में क्या आ रहा है, समाज लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, आप ईमानदारी से बताना। लिखा हुआ है ना। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा है, अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा है ना, ये वाला समाज, यहाँ पर भी समाज आया, आया या नहीं आया? राजनीति क्या है, ये भी सामाजिक है। आप समझ रहे हो? तो समाज से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते हो, समाज में तो आपको रहना पड़ेगा। तो ये सामाजिक मुद्दे होते हैं, ये देख रहे हो ना, ऐसे समाज में आपको लगता होगा मैं सामाजिक बातें आपको बता रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ, उस पर हम लोग डिबेट भी करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको समाज से जुड़े हुए मिल जाएंगे। होगी भाई, शाम को होगी, शायद 5 बजे होगी, वो आप देख लेना। देखते हैं अभी क्या लिखा है।
दिशा में संचालित करता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अंबेडकर जी के बारे में बहुत लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, ये अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा हुआ, बिल्कुल बढ़िया उदाहरण दे रखा है। देखो ये दोनों बातें आपस में उलझी हुई हैं, ठीक है, ये दोनों बातें आपस में उलझी हुई है। अभी आप देखेंगे आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से अभी आप उदाहरण नहीं दोगे ईडब्ल्यूएस को जो कोटा मिला है उसका उदाहरण दे सकते हो ना आप यहाँ पर, या नहीं दोगे आप बताओ? ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है वो सामाजिक तौर पे ही तो मिलता है ना। रंग रूप जाति का तो बिल्कुल आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोविंद जी के बारे में भी लिख सकते हो, रामनाथ कोविंद जी के बारे में आप लिख सकते हो। अब जो नई राष्ट्रपति बनी है उनके बारे में भी आप लिख सकते हो, अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा टीना डाबी का, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। अभी जिनको, अच्छा इसके कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में लिखा है, बहुत बढ़िया। आप बिहार से हो ना प्रियांशु? बहुत शानदार लिखा है। देखो यूपीएससी वाला शानदार नहीं है, लेकिन मेरी क्लास में बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है प्रियांशु। प्रियांशु पहला आपने जो मेरी क्लास में आंसर भेजा होगा, आज इस वाले आंसर से मैच करके देखना। आप जब पहली बार मेरी क्लास में आंसर लिखना शुरू किया होगा और आज के आंसर को कंपेयर करके देखना, जमीन आसमान का अंतर है दोनों आंसरों में, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है? अभी यहां तक तो हमने जान लिया ना कि जैव विविधता से क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये हमने जान लिया। अब फ्यूचर में हम ऐसी क्या प्लानिंग करें ताकि हम इसको समझा सकें, फ्यूचर में हमें क्या करना होगा वो सब हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक एक करके जानते हैं हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किससे हम जैव विविधता को कम कर सकते हैं और जैव विविधता के लिए अच्छा प्रयास कर सकते हैं, जैव विविधता को होने वाले नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, ये सारे मुद्दे हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आगे फ्यूचर में हमारी क्या प्लानिंग है वो देख लेते हैं। संरक्षण, और संरक्षण जो है ना, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा, ये सारे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करनी पड़ेगी, और एक लॉन्ग टर्म क्या बनाना पड़ेगा, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है, हमें फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है। सतत सतत विकास आप सभी जानते हैं, जहां भी पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित कोई भी मुद्दा आएगा वहां पर सतत, बस याद रखना सतत, हर चीज में, भूमि में, पर्यावरण में, सब जगह आप सतत लगा देना। भूमि संसाधनों का प्रयोग करना, देखो सतत रूप से जो भूमि संसाधन है उसका प्रयोग करना। सतत तो आप सभी जानते हैं, कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक से अधिक क्या करना, डेवलपमेंट करना, यही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो जो आवास है, जीवों के आवास है, उनका हमने दोहन किया है तो उसको बनाए रखना, ये सारे मुद्दे इसमें आएंगे भविष्य में। जो अवैध रूप से हम वन्य जीवों का व्यापार करते हैं, तस्करी करते हैं, आप समझ रहे हो? अभी आपने देखा ना, कौन सी अफ्रीका में हाथी हाथी के दांतों को जला दिया गया है ना। उन्होंने कहा हाथी के दांत कहीं मार्केट में कुछ सोने के दाम पे नहीं बिकते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हाथी के दांत बहुत कीमती है, इस चक्कर में वो बेवकूफ़ लोग हाथी को मार देते हैं। और हाथी के दांत कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हाथी के दांत लोगों ने पागल बना रखा है, हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं, इस चक्कर में लोग हाथी को मार देते हैं, और उनको लगता है बहुत महंगे बिकेंगे इसलिए वो महंगे दामों में खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू उसकी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसी चक्कर में वो हाथियों को मार देते हैं। तो वही कह रहा है, वन्य जीवों का जो अवैध तरीके से तस्करी हो रही है, उनको मारा जा रहा है, ये सारे जो इशू हैं
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको जैव विविधता से निपटना है तो आपको ये सब करने पड़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, पुनर्वास करना पड़ेगा, आवास के संपर्क आपको बढ़ाने पड़ेंगे और ये सारे मुद्दे आपको करने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है आप सभी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब ग्रीन हाउस गैसेज है, इसको कम करना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन को हमें कम करना पड़ेगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे। देखो जब भी हम जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये सारे मुद्दे आपके सामने रहेंगे, है ना, ये सारे मुद्दे आपके सामने रहेंगे। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है आपको सब पता है, लेकिन उसको एक सिस्टम से लिखने, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जलवायु परिवर्तन को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को जब हम कम करेंगे तो अपने आप ही जैव विविधता को हम कम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सख्त कानून हमें बनाने पड़ेंगे। आप सभी जानते हो सख्त कानून नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, माइनिंग हो रही है, खुलेआम माइनिंग होती है। अभी देखा ना, अभी कानून बनाया गया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया ना, असंवैधानिक हो गया ना। तो एक बात बताओ, अभी आप सभी जानते हो ना लद्दाख के बारे में, आप सभी जानते हो लद्दाख में क्या इशू चल रहा है, 6 शेड्यूल, आप सभी जानते हैं, 6ठी अनुसूची, पढ़ लेना एग्जाम में आएगी। 6ठी अनुसूची आप अच्छे से पढ़ लेना, आएगा आपके एग्जाम में। 12 है ना, 12 12 की 12 पढ़ लेना, 6ठा आ सकता है। लद्दाख में इशू चल रहा है, यही तो इशू है ना। अब लद्दाख वाले खुश हो रहे थे, है ना, खुश हो रहे थे, अब क्यों बैठे हैं धरने पे भाई, क्यों बैठे हो धरने पे? वहाँ की विधानसभा भी छिन गई है, वहाँ की राज्यसभा भी छिन गई है, सब कुछ छिन गया है ना। अब सरकार को जल्दी कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते हैं लद्दाख का इशू कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, और वो वैसे भी संवेदनशील एरिया है, और वहाँ पर माइनिंग बहुत तेजी से होगी। अब मेन इशू क्या है वहाँ पर भाई, लिथियम मिल गया है, लिथियम आयन बैटरी, आप समझ रहे हो ना मार्केट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप बस सोच के बताओ। इस वजह से सारी चीजें बीच में अटकी हुई हैं, है ना, ये सारी चीजें इसी वजह से रुकी है, क्योंकि मार्केट में जितने भी बाहुबली लोग हैं, जो मार्केट यानी उद्योगपति हैं, उनकी नजर कहाँ है, वहां के पहाड़ों पर, वहां के पहाड़ों पर है या नहीं है। और वहां से क्या मिलेगा उनको, क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और 6 शेड्यूल लागू होते ही क्या हो जाएगा आपको पता है ना, अगर इसको लागू कर दिया गया, फिर वहां की जो जनजाति एरिया है उनकी विदाउट परमिशन आप वहां पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको लागू नहीं किया जा रहा है। अभी देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे, और आप लोग भी नजर बनाए रखना, है ना, बहुत अच्छे से नजर बनाए रखनी है इन सब मुद्दों पर। ठीक है, यही है भूमि का अवैध तरीके से इस्तेमाल होना, ये सारे टॉपिक उसमें आएंगे। जैव विविधता संरक्षण को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। मानवीय क्रिया, अब देख रहे हो ना, मानव जो क्या करता है, मानव जो क्या करता है, इन कानूनों को तोड़ देता है, जो छोटे मोटे कानून होते हैं, लेकिन हमें सख्त कानून बनाने पड़ेंगे ताकि उसके सजा का प्रावधान, फाइन का प्रावधान बढ़ा दिया जाए, ताकि ज़्यादातर लोग इसको नुकसान ना पहुंचा पाए जैव विविधता को। ठीक है, गुड आफ्टरनून दिया। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ अवधारणा का परिकल्पना हमें करनी पड़ेगी, यानी एक ऐसी अवधारणा जो स्वस्थ रूप से हो, जिसमें हमारी एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि प्रणालियों को बनाना, मिट्टी अपनी, आप सभी जानते हो ना, फर्टिलाइजर का यूज कर करके पूरी मिट्टी को समाप्त कर दिया गया है, मतलब खराब कर दिया गया है। तो हमें ये सारा भविष्य की हमारी क्या है समस्याएं, इनका हमें समाधान निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान और निगरानी, अभी देखो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, यानी अभी हम ये नहीं कह सकते ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी हमें रिसर्च की जरूरत है। अभी हमें आगे कदम उठाना है तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जैव विविधता के लिए और कैसे कैसे अच्छे साधन है जिससे हम जैव विविधता को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उसको हम कैसे सीमित करें, कैसे कम से कम जैव विविधता को नुकसान हो, इसके लिए अभी हमें रिसर्च यानी अनुसंधान करने की ज़रूरत है।
और उसकी क्या करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ तक नुकसान हो रहा है, कहाँ तक हम उसको बचा पाए। तो हमें डेली उसका क्या करना पड़ेगा, एक डेटा तैयार करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हम कितना उसको बचा पाए और कितना हमने उसको नुकसान पहुंचाया जैव विविधता को। तो हमें अनुसंधान और उसकी निगरानी करनी पड़ेगी फ्यूचर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति, जो हम नीति बनाते हैं, नीति में संरक्षण का एकीकरण, जो नीति बनाते हैं आप सभी जानते हैं अलग अलग नीति है, तो हमें एक बेहतर नीति बनानी पड़ेगी जिसका बहु उपयोग योजनाओं, विकास की नीतियां, निर्णय लेने की क्षमता जो जैव विविधता के विचारों को शामिल करता हो। मतलब हमें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो जैव विविधता को समझने और समझाने के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये सारे बेसिक मुद्दे हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। तो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया, आपको पता है क्या पढ़ाया, आप सभी को पता है, अभी आंसर भी है, अभी वो भी चेक करूंगा। आज मैंने आपको बताया जो जैव विविधता में नुकसान होता है, दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूं। आज हमने जाना जैव विविधता, ध्यान से सुनना, जैव विविधता के नुकसान जो होते हैं। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको नुकसान के बारे में बताया था। कि आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि जैव विविधता को जो नुकसान होते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं, यानी भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। आज अगर जैव विविधता को नुकसान होता है तो फ्यूचर में हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैंने आज की क्लास में ये बताया आपको कि आज हम जैव विविधता को नुकसान पहुंचा देते हैं तो आज हमें उसके परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन भविष्य के लिए वो कितने खतरनाक है ये मैंने आपको बताया। फ्यूचर में जैव विविधता से कितने बड़े नुकसान आपको देखने पड़ेंगे, यानी आने वाली जनरेशन को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, एक और ऐसे देख लेते हैं। अच्छा ये वाला है, ठीक है, सामाजिक न्याय दृष्टिकोण कोई समान आर्थिक। अभी कोर एरिया की मैं बहुत जल्दी क्लास लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, 2024-25 का जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। देखो एक और चीज बताऊं, ऐसे को कभी भी ऐसे मत लिखा करो, पॉइंट में नहीं लिखते हैं ऐसे को, पॉइंट में मत लिखा करो। कोई ज़रूरी हो पॉइंट में अगर कोई ऐसा अर्थ बन रहा हो तो आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे है। किसी को लगा ये क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिया, क्वेश्चन नहीं है ये। जिसने भी लिखा है, क्या नाम है, वंदना, आपने क्वेश्चन के पर्पज से लिख दिया, ये ऐसे है, इसको ऐसे के हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन और आंसर के पर्पज से लिखा है, लिखा ठीक है, लेकिन आपने इसको क्वेश्चन आंसर बना के लिखा है। इसको ऐसे फॉर्मेट पे लिखना होगा, ये आपने क्वेश्चन के पर्पज से बनाया है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, बाकी कुल मिला के ठीक लिखा हुआ है। ठीक है वंदना, बाकी सही है, इसको ऐसे के तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये आ गया, किसका आया है, मनीष का आया है। चलो क्या बात है, आज तो मनीष ने भी लिख दिया। देखो एकदम से नकारते नहीं है किसी भी चीज को, ऐसे में क्या होता है, एकदम से हम किसी चीज को नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, ना ही किसी चीज को एकदम से हम पॉजिटिव में लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ लिख दिया ना, संसाधन नहीं होते हैं, आप एकदम से नहीं नहीं लिखना होता, उसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात को रखते हैं, मतलब फैक्ट के हिसाब से अपनी बात को रखो और धीरे धीरे अपनी बात को कहते चले जाओ। यहाँ के बीच में अंतर समान स्पष्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया यार मनीष, तुमने तो आज पहली बार लिखा है और ठीक ठाक लिखा है। अभी पढ़ रहा हूँ एक एक करके, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, आप लिखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिखते चलो। अच्छा इंडियन आर्मी, क्या बात है, सही तो लिखा हुआ मनीष, अच्छा तो लिखा है ना, शुरू में दिक्कत होती है, सभी को होगी, ठीक तो लिखा है, ऐसे ही तो लिखते हैं।
थोड़ा बहुत फर्क है, किसी ने थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखा है, तुमने थोड़ा कम अच्छा लिखा है, बस यही तो अंतर है। उसको 5 नंबर मिलेंगे, आपको 4 मिल जाएंगे, है ना, बस इतना ही अंतर है। उसको 125 में, उसको 125 में से उसको 50 नंबर 60 नंबर मिलेंगे, तुम्हें 2 4 5 नंबर कम मिल जाएंगे, लेकिन आप मेहनत करोगे कंटिन्यू तो आपका ये और बेहतर हो जाएगा। लिखने से बेहतर होता है, याद रखना मेरी बात, पढ़ने से बेहतर नहीं होता है एग्जाम, लिखने से बेहतर होता है। अंतिम तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, आप कितनी भी बुकें पढ़ लो, कितनी भी मेरी क्लासें देख लो, लेकिन आखिरी सच्चाई तो ये है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिगर लिखे तो कुछ नहीं होगा ना। आप पीटी पास कर लो, उसके बाद क्या होगा, लिखना पड़ेगा ना। आप कितनी भी मेरी क्लास देख लो, आखिर में लिखना ही पड़ेगा ना। मैं आपको लिखना ही तो सिखा रहा हूं ना। आप मुझसे पढ़ो, आप किताबें पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन अंत आखिरी सत्य यही है कि आपको लिखना पड़ेगा। इसके बिना कुछ नहीं होगा। और सभी टीचर इसी से बचते हैं कि आपको लिखना ना सीखना पड़े। वो आपको कभी लिखना नहीं सिखाएंगे, वो आपको पढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अंतिम सत्य यही है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। आप कितनी 2 बार पीटी निकाल लो, चाहे 10 बार पीटी निकाल लो, लेकिन मेंस तो लिखना पड़ेगा ना। उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो लिखा करो, लिख लिख के पेन के डब्बे मंगा लो। वो 2 रुपए वाले पेन आते हैं ना, 3 रुपए का हो गया अब तो, महंगाई बढ़ गई है, हो सकता है 5 रुपए का भी हो गया। वो पतले वाले पेन आते थे, वो लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के भर दो, सारी कॉपियां भर दो, ठीक है। लिखना सीखो, बिगर लिखे कुछ नहीं होगा। यूपीएससी में अंतिम सत्य यही है, मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे दिन भर की दुनिया के, आपको लगता है ना दुनिया का महान टीचर इकोनॉमी का ही है, दुनिया का महान टीचर सी सेट का ही है, दुनिया का महान टीचर ये वाला है ना। यूपीएससी के कितने भी महान से महान टीचर से पढ़ लेना, लेकिन अंतिम सत्य यही है कि आपको लिखना पड़ेगा। बिगर लिखे कुछ नहीं होगा। जितना जल्दी हो इस बात को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो यूपीएससी की तैयारी को छोड़ के कोई और तैयारी कर लो। यूपीएससी में तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये क्लास यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, यूपीएससी में फिक्स है क्वेश्चन आएगा। और आगे मैंने कोर एरिया पे, अपने कोर एरिया पे क्लास बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। लेकिन कोर एरिया पे क्लास बनाओ ना, मेरा चोरी कर लेते हैं। आपको देखा ना, मैंने वीडियो भेजी थी ना टेलीग्राम में, सब चोरी कर लेते हैं मेरी क्लास। बड़े बड़े टीचर मेरी क्लास में चोरी कर लेते हैं कोर एरिया। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिया क्या? ओ क्वेश्चन भूल गया क्या? अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। क्वेश्चन देना है आपको, भूल गया था मैं, अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन। लेकिन कोई बात नहीं यार, चोरी करेंगे कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम किसी का तो भला होगा। हाँ यही करता हूँ, चुपचाप पढ़ा देता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। बताऊंगा नहीं, नहीं तो सब मेरी मेहनत को चूस लेंगे, कहेंगे भाई हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, 7वां। हो देखो, आज ही तो मैं आपको बता रहा था पृथ सत्ता। देख रहे हो ना, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी आपको पढ़ाया था ना मैंने, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना। देख लो, आपके सामने 125 नंबर का क्वेश्चन आया, देख रहे हो ना। अभी आज मैंने आपको क्या पढ़ाया याद है ना। अभी मैं क्लास स्टार्ट हुई तब मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था, पृथ सत्ता के बारे में पढ़ा रहा था ना। देख लो आपके सामने आ गया, आप देख रहे हो ना। आपको लगता होगा मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ, आपके पेपर की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मेरी हर बात में आपका एग्जाम ही, मैं कोई भी बात कर रहा हूँ ना, हर बात में एग्जाम ही मिलेगा तुम्हें। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं पता नहीं किसकी कहानी सुना रहा हूँ। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको आपके एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ। आपको लगेगा मैं कभी किसी बहू के बारे में बता रहा हूँ, किसी बेटी के बारे में बता रहा हूँ, है ना। कभी माता पिता के बारे में बता रहा हूँ, कभी भाई बहन के बारे में बता रहा हूँ,
कभी देवर देवरानियों के बारे में बता रहा हूँ लेकिन उन सब के पीछे एक ही चीज़ होती है, आपका एग्ज़ाम। अब देख लो आपके सामने सत्ता व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद भी सामाजिक विषमताओं से प्रभावी सबसे प्रभावी संरचना है। अब आपको इसके बारे में बताना है। ये ऐसे बहुत शानदार ऐसे लिखना चाहिए, आप सभी लिखना, जितनी भी लड़कियां हैं, जितना भी द्वेष है अपना निकाल देना यहाँ पर। बहुत बढ़िया। देखो लड़कियों को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता है, अपनी समस्याओं को बताने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आपके जीवन में जो भी समस्या प्रतिसत्तात्मक के कारण, वो सब लिख देना है ना। इतना शानदार ऐसे है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं कल की क्लास में। इतने आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, इसको लिखना अच्छे से। अगर कोई अच्छा क्या पूछना है? अच्छा अनवी से पूछ रहे हो क्या? कर लोगे ना ऐसे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत आएगी कल आप क्लास में मुझसे बातचीत कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।